हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडीज, स्ट्रेस एंड देयर टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजिड बॉडीज़ क्या होती हैं? हम सोचते हैं कि रिजिड बॉडी वो है, जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में हमने इमेजिन किया था कि रिजिड बॉडी वो है जिसका शेप और साइज़ कभी चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल रिजिड होती है। उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो सकती है, लेकिन शेप और साइज़ चेंज नहीं होगा, वो होती है रिजिड बॉडीज़। लेकिन ऐसा नहीं होता, परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई भी नहीं होती है। जनरली हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो वो या तो स्ट्रेच होगा या कॉम्प्रेस होगा, तो मतलब उसके ऊपर उस फोर्स का असर होता है। बट जैसे ही वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस ओरिजिनल शेप में आने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप when applied force is removed is called its elasticity. नाउ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सी होती हैं? वो ऑब्जेक्ट्स, वो बॉडीज़ जो कम्प्लीटली अपनी ओरिजिनल पोजीशन और ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, वो होती हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़। उसका एग्जांपल है क्वार्ट्ज, फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज। ये दो मटेरियल्स हैं जो कम्प्लीटली अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। बट इसके अपोजिट होती हैं प्लास्टिक और या हम उन्हें बोल सकते हैं इनइलास्टिक बॉडीज़, जो बिल्कुल भी अपनी शेप को रीगेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन बॉडीज़ को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडीज़। इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन द डिफॉर्म्ड स्टेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, दोज आर कॉल्ड प्लास्टिक और इनइलास्टिक बॉडीज़। एक इन दोनों के बीच किस टाइप भी होती है, वो होती है कि मतलब रीगेन तो करती हैं लेकिन कम्प्लीटली रीगेन नहीं करती। उनको क्या बोलते हैं? पार्शली इलास्टिक। मतलब इलास्टिक तो हैं लेकिन कंप्लीट ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती हैं, तो वो होती हैं पार्शली इलास्टिक बॉडीज़। ठीक है, उसके बाद ये इलास्टिसिटी का रीज़न क्या है एक्चुअल में, वो समझने के लिए हम ना एज्यूम करते हैं कि ये एटम्स हैं, जो ये डार्क कलर के बॉल्स हैं, सर्कल्स हैं, वो एटम्स को शो कर रहे हैं और उनके बीच में जो बॉन्ड है ना, वो स्प्रिंग के साथ रिप्रेजेंट किए हुए। स्प्रिंग से क्यों रिप्रेजेंट किए हैं? क्योंकि दो एटम्स के बीच के जो बॉन्ड है वो फ्लेक्सिबल होते हैं स्प्रिंग की तरह ही। जैसे इसके ऊपर फोर्स लगा, स्प्रिंग कंप्रेस होता है जिस तरह से, उसी तरह से इनके बॉन्ड भी कंप्रेस हो सकते हैं। जैसे इनके ऊपर बाहर की साइड का फोर्स लगा तो जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, वैसे इनके बॉन्ड भी स्ट्रेच हो सकते हैं। तो नॉर्मली तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं। एटम का कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्ट है, उसके जो एटम्स हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं जब तक उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और उनके ऊपर जो उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो फिक्स्ड होता है। लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, कुछ इस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस में चेंजेस आएंगे। ठीक है, मान लो कि F फोर्स लगाया तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस चेंज हुआ। जैसे ही हम इस F फोर्स को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये दोबारा से, अगर पहले D था, डिफॉर्मिंग होने के बाद D1 हो गया, तो जब ये रिमूव हो जाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स, उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? इस बॉडी को फिर से ओरिजिनल पोजीशन में लाएगा, इस D1 डिस्टेंस को फिर से D करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। और ये फोर्स अप्लाइड फोर्स के जनरली इक्वल ही होता है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? जो अप्लाइड फोर्स है वो पर यूनिट एरिया कितना लगा है, वो होता है स्ट्रेस। और हमें पता है कि अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होते हैं, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया या फिर एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया। और ये एरिया कौन सा होता है? जिस एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है वो एरिया। ठीक है, अच्छा जी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्ट्रेस इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो इसकी यूनिट क्या हुई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम पास्कल से भी डिनोट कर देते हैं, जिसको हम PA से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें एक मेन बात जो है ध्यान देने की, वो ये है कि जब फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगाया है ना, तो वो सारा का सारा फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स ही होना चाहिए। इस फोर्स की वजह से
इसके सेंटर ऑफ मास में कोई भी मोशन नहीं क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि अगर मोशन प्रोड्यूस हो गया तो इस टोटल फोर्स को हम स्ट्रेस में नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। तो स्ट्रेस में जो फोर्स काउंट होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, वो सिर्फ और सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स ही होना चाहिए, उसकी वजह से कोई मोशन नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए। इस वजह से हम क्या बात लिखते हैं कि सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट वाइल काउंटिंग द स्ट्रेस, और इसकी यूनिट स्ट्रेस स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है पास्कल, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पे। स्ट्रेस के जनरली दो टाइप होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल इसके नाम से पता चल रहा है कि जब जो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है वो परपेंडिकुलर किसी चीज़ के ऊपर लग रहा है, ठीक है। रिस्टोरिंग अप्लाइड फोर्स और सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर लग, उनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वो स्ट्रेस होगा नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस के भी तीन टाइप हैं। फर्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब किसी बॉडी को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम अगर एक्सपेंडिंग फोर्स लग रहा है तो उस टाइम जो स्ट्रेस होगा वो होगा नॉर्मल स्ट्रेस। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसके ऊपर हमने स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया दोनों साइड, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ये स्ट्रेस होगा इस बॉडी के अंदर वो होगा टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा टाइप है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव इसके नाम से पता चल रहा है, अगर किसी बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं तो वो जो स्ट्रेस होगा वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। और देखो यहाँ पे इस एरिया के ऊपर लग रहा है ना फोर्स, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेस को तो एरिया क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों तरफ लग रहा है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 1 दिस एरिया, 1 पाई आर स्क्वायर फॉर दिस एरिया एंड अदर पाई आर स्क्वायर फॉर दिस एरिया, ठीक है। और फोर्स जो भी हमने अप्लाई किया है, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, F/2 पाई आर स्क्वायर। आर इस सिलेंडर की रेडियस है। थर्ड है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस कौन सा होता है, जब किसी वॉल्यूम के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। मान लो कि कोई बॉल है, वो हमने वाटर टैंक में डिप करी है, तो वाटर की वजह से जो इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स होगा वो चारों तरफ होगा और इसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा, है ना। वॉल्यूम में जब चेंज आता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। तो ये था नॉर्मल स्ट्रेस। इसको हम इसका एक और नाम है शायद जियो करके है, वो इस हाइड्रोलिक स्ट्रेस को वो भी बोलते हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, नेक्स्ट है टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस कौन सा होता है, जब जो अप्लाइड फोर्स है ना वो नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर ना लग के उसके टेंजेंशियली लगता है। मान लो कि ये सरफेस है, अगर हम इस पर इस तरह से फोर्स तो लगाते, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता, तो ये हो जाता नॉर्मल स्ट्रेस। या तो ये कंप्रेस होती या फिर कंप्रेस ही होती है अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो टेंजेंशियल में क्या होता है, इस सरफेस के साथ ये एंगल 0 का होता है, ठीक है। अगर इस सरफेस के वेक्टर के साथ देखें तो 90 का होगा, लेकिन अगर सरफेस इजी लैंग्वेज में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इस सरफेस के टेंजेंशियल हम फोर्स लगाते हैं, तो इस केस में जो फोर्स होगा पर यूनिट एरिया उसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल लेंगे, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, शियर स्ट्रेस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।